हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ जो है बनाएंगे, यानी कि प्रश्नावली 1.1 के सारे ही सवाल को हम लोग एक ही वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सवाल कह रहा है हमारा, क्या शून्य जो है हमारा क्या एक परिमेय संख्या है? क्या उसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, हम उसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिख देती हूँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हल लिख दिया है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो अब इसे हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि p बट्टा q के रूप में जिस संख्या को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो कह रहा है क्या शून्य को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है? तो p को हम लोग क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। और बट्टे में q का मान तो नहीं दिया गया है, तो q का मान नहीं दिया गया तो हम एक मान सकते हैं। हम लोग ऐसा मैथ में करते हैं ना कि जैसे 1, 2, 3 इस तरह की संख्या लिखी होती है, उसके बट्टे में कुछ नहीं होता है, तो सबके नीचे हम एक मान सकते हैं। तो ये p बट्टे q के फॉर्म में हो गया ये सारे संख्या। और क्या ये संख्या पूर्णांक है? तो हाँ, ये सारी संख्या क्या हमारे पूर्णांक है। p भी पूर्णांक है और हमारा q भी क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पे भी वही है, p भी हमारा पूर्णांक है, q भी हमारा पूर्णांक है, और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शून्य क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या है। आपको बस याद रखना है कि p का मान कुछ भी हो चलेगा, q का मान कुछ भी हो चलेगा, लेकिन q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। बस q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q हमारा जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला क्लियर हो गया। आपको याद रखना है कि हाँ, शून्य को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों संख्या के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे 3 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग एक मान सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को बताया। अब यहाँ 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसके नीचे भी एक मान सकते हैं। अब ये p बट्टे q के फॉर्म में हो गया, यानी कि अंश बट्टा हर 3 बट्टा 1 और 4 बट्टा 1 के बीच में 6 परिमेय संख्या कह रहा है। तो हम क्या करेंगे ना कि 6 में 1 जोड़ देंगे, बढ़ा के 1 जोड़ देना, ये क्या हो गया हमारा? 7 हो गया। अगर 7 कहता तो हम फिर उसमें 1 जोड़ देते, 8 कर देते। 9 कहता तो उसमें फिर 1 जोड़ के 10 कर देते। यानी आपको याद रखना है कि जब भी 6, 5, 7, 8 जो भी करे, आप क्या करें ना, उसमें 1 जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा जोड़ के 7 आ गया। अब क्या करेंगे हम, 3 बट्टा 1 को हम 7 से गुना कर देंगे। अगर नीचे 7 होगा तो हमारा ऊपर भी 7 होगा। तो ये गुना करके 7 या 21 और ये 7 एकम 7 हो गया। अब दूसरा क्या हमारा, 4 बटे 1, इससे भी हम 7 से गुना कर देंगे। ऊपर 7 तो नीचे भी 7, ये 7 चौक 28 और ये 7 एकम 7। अब देखिए क्या क्या आ गया हमारा, एक तो 21 बट्टा 7 आया, एक 28 बट्टा 7 आया, यानी कि 21 बट्टे 7 और 28 बट्टे 7 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या मिल गए। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 21 बट्टे 7 और 28 बट्टे 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप लिख दें कि 6 परिमेय संख्या क्या क्या है हमारे। 21 के बाद क्या होता है हमारा, 22, 23, 24, 25, 26 और ये हमारा हो गया 27। हम 27 तक ही लिखेंगे क्योंकि 21 और 28 के बीच में लिखने के लिए कह रहा है, तो हमने 21 को भी छोड़ दिया और 28 को भी। अब बटे में सबके क्या है, 7 है तो हम 7 लिख देंगे।
तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, दूसरा वाला भी। चलिए तीसरा को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो तीसरे में क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या कह रहा है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो हम फिर से वही काम करेंगे, 5 में 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 5 को 1 जोड़ करके हमें क्या करना है, 6 करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 3/5 और 4/5। क्या करेंगे, 5 कह रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 3/5 गुने किससे करेंगे, 6 से। नीचे 6 तो हमारा ऊपर भी 6, ये हो गया 18 और ये 30। दूसरा क्या है हमारा 4/5। चलिए इसे भी गुणा करते हैं 6 से, ये हो गया 6 चौके 24 और ये 6 बचे 30। अब देखिए क्या क्या आ गया हमारा, एक तो आ गया हमारा 18/30 और 24/30। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18/30 और 24/30। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार और 18/30 और 24/30 के बीच में कितने परिमेय संख्या कह रहा है, 5 परिमेय संख्या है। लिख देते हैं 5 परिमेय संख्या है। तो क्या क्या है हमारा, चलिए लिखते हैं 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, सबके बट्टे में क्या है हमारे 30 है, तो हम 30 लिख देंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही आसान था, यानी कि 1 2 3 नंबर तक जो था हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो इसका लास्ट है वो 4 का है, तो चलिए 4 का अब हम लोग करते हैं। तो इसका सवाल क्या है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, तो पूछ रहा है क्या ये सत्य है या असत्य, और इसे हमें कारण सहित भी बताना है। तो चलिए पहले समझते हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य है, और मैंने कारण भी यहाँ पे लिख दिया है। तो क्यों सत्य है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है पहला प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और एक पूर्णांक। देखिए यहाँ कह रहा है प्राकृत संख्या और ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। देखिए प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6, यानी कि किसी भी संख्या को हम लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, और ये 1 से अनंत तक चलती जाएंगी, इनकी कोई अंत नहीं होती है। तो प्राकृत संख्या देखिए हमारे पूर्ण संख्या में भी है, देखिए पूर्ण संख्या में भी प्राकृत संख्या है 1 2 3। ठीक है, तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 ये सारी संख्या है, और पूर्ण संख्या में भी है हमारे सारे प्राकृत संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है कि 1 2 3 से पहले हमें क्या, शून्य लगाना है, ये शून्य से शुरू होता है। और जो हमारा पूर्णांक होता है इसमें दोनों ही तरह की संख्याएं होती है, यानी कि प्लस वाली भी संख्या होती है और माइनस वाली भी संख्या हमारी होती है। तो पहला सवाल क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। देख लीजिए यहाँ पे है, तो ये सत्य हो गया। कारण क्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या होती हैं। अब दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो हमारा पूर्णांक देखिए प्लस माइनस दोनों ही तरह की संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में सिर्फ प्लस वाली संख्या माइनस वाली संख्या नहीं है, इसमें दोनों ही तरह की संख्या है, इसमें सिर्फ प्लस वाली संख्या है, इसलिए हमारा ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें प्लस वाली संख्या होती है, माइनस वाली संख्या नहीं होती है, तो ये असत्य हो गया। कारण देखिए क्या है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। देखिए अब परिमेय संख्या में देखिए कैसे कैसी संख्या, परिमेय संख्या
पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या का बात किया, पूर्ण संख्या क्या हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। और परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लेते हैं P हमारा 5 है और नीचे हमारा 7 है, तो ये 5/7 हो गया। तो पूर्ण संख्या में आपको इस तरह की संख्याएं दिख रही है कहीं, या तो शुरू इसका जो स्टार्टिंग है वो 0 से है और 0 से 1 2 3 ये सभी प्राकृत संख्या है। इस तरह की संख्याएं नहीं होती है पूर्ण संख्या में, तो ये बिल्कुल असत्य है, इस तरह की संख्याएं नहीं होती है। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या होती हैं। अभी बताया मैंने, परिमेय संख्या इस तरह की होती है और अन्य कई प्रकार की संख्या भी इसमें होती है, जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, और हमें इस तरह की संख्या को पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा जो प्रश्नावली 1.1 का जो था ये सारा ही कंप्लीट हो गया, इसमें 4 नंबर ही तक था। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।